ये आदमी हॉस्पिटल में कोमा से जागा। असल में उसे 40 साल भविष्य में पाया गया था। पहले सीओ एक राक्षस था। उसकी टीम हार रही थी, इसलिए वो अकेला चला गया। सब डर गए। उसने उनसे कहा कि उन्हें सिर्फ एक काम करना है, उसकी कहानी एक महान हीरो के रूप में लिखना। उसके बाद सीओ ने सबको अपने साथ बंद कर दिया और दशकों तक अनगिनत राक्षसों से लड़ता रहा। लेकिन 20 साल बाद वो हॉस्पिटल में जाग उठा। दुनिया अब वैसी नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था। जब सीओ ने अपना स्टेटस चेक किया तो वो चौंक गया। अप्रेजल और थ्रो की उसकी चोरी हुई क्षमताओं के अलावा उसने एक नई पागलपन भरी स्किल जागी थी, इमॉर्टैलिटी। दूसरे शब्दों में, वो अब मौत से इम्यून है, ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ सबसे मजबूत लोग ही राज करते हैं। इंसानियत अपनी रोजमर्रा की दौड़-धाप में कुछ नहीं जानती थी। उन्हें पता नहीं था कि वो अकेली नहीं है। सड़क पर एक आदमी ने एक हुडेड फिगर से टक्कर खाई और उनसे कहा कि देखो किधर जा रहे हो। पृथ्वी पर एक और सभ्यता फल रही थी। इसने बरोवर सभ्यता की मौजूदगी का पर्दाफाश किया, जो लोग जमीन के नीचे रहते हैं। एक स्वतंत्र सभ्यता जो सतह पर रहने वालों से अलग है, एक बड़े धमाके के दरमियान उभर कर आई। बरोवर सभ्यता के अचानक हमले की वजह से हंगामा फूट पड़ा। इंसानियत को अब विनाश का खतरा था। इंसानों ने जल्द ही जवाबी हमला दिया, लेकिन उनमें से किसी के हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। प्राणियों ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। वो फौजी दर्जे के हथियारों को भी बेअसर कर सकते थे। लेकिन जल्द ही रुख बदलने लगा जब बरोवर्स की अनोखी शक्तियों ने इंसानों पर असर डालना शुरू किया और कुछ ने खास शक्तियां विकसित कर लीं, एस्पर में बदलकर। इन खास शक्तियों वाले इंसान फिर बरोवर्स के खिलाफ लड़ने लगे। उन्होंने जमीन के नीचे की सभ्यता के डंजिन्स को एक एक करके हराया। इस तरह इंसानियत की उम्मीद की लौ भड़का दी और आखिर में अंतिम डंजन का दरवाजा खुल गया। 2005 के बसंत में दुनिया के 7 बेहतरीन एस्पर्स इकट्ठे हुए। उन्होंने अंतिम डंजन पर हमला किया, बरोवर्स का बेस और लंबी लड़ाई का अंत किया। उनके विजय के परिणाम में उन्हें 7 हीरोज के रूप में सलाम किया गया, जिन्होंने इंसानियत को बचाया। उन्हें प्रतिष्ठा, एक लिमुजीन से निकलते हुए कैमरा की फ्लैश की बौछार में नाम और शोहरत दी गई। हीरोज का स्वागत जनता और प्रेस ने किया, जिन्होंने उन्हें भारी दौलत और सम्मान से नवाजा। लेकिन एक व्यक्ति, सियोमन योप, कभी वापस नहीं आया। 7 हीरोज के सरदार ने इनाम का मजा नहीं लिया। उसके बजाय उसकी मूर्ति को अनवेल करके सम्मानित किया गया। बच गए हीरो सेलिब्रिटी बन गए और शहीद हीरो एक दास्तान बन गया, जिसकी प्रतिष्ठा में एक मूर्ति खड़ी की गई। फिर 17 साल बीत गए और एक नैरेटर ने सोल के इंटरनेशनल बैटल अरीना में एक अहम पल की घोषणा की। फ्रांस ने कोरिया के खिलाफ अपना हमला शुरू कर दिया था, लेकिन कोरियन कॉम्पिटिटर्स प्रतिक्रिया करने में असफल रहे। नैरेटर ने फिर दोषी का नाम घोषित किया, नेथन बर्नार्ड। वो विपक्षी टीम का कत्लेआम कर रहा था। फ्रेंच खिलाड़ी ने अपने विपक्षी पर हमला किया, उसे जमीन पर फेंक दिया। नेथन ने अकेला ही 6 हत्याएं कर ली थीं। एक आदमी ने प्रसारण देखा, सोचा कि क्या उस जैसा खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग के बनने से कभी रहा है। कमेंटेटर्स ने कहा कि वो इस दौर के टॉप 3 एस्पर्स में से एक होने का सबूत दे रहा है और कि नेशनल टीम हार के किनारे पर है। कोरिया का एकमात्र बचा खिलाड़ी बैकह्योन था। जीतने की कम संभावना के बावजूद भी बैकह्योन सीधा नेथन की तरफ दौड़ा। फिर उसने अपनी पहचान वाली छड़ी का इस्तेमाल करके अपने विपक्षी पर सम्मुख हमला किया। दर्शक और कोच ने मन से दृश्य देखा। ह्योन ने अपने हथियार से सीधा उस पर हमला किया। नेथन ने कहा कि ये तो उम्मीद ही थी 7 हीरोज की बेटी से। फिर उसने कहा कि वो ऐसी टीम के साथ कभी जीत नहीं पाएगी। एक प्रति हमले के साथ फ्रेंच खिलाड़ी ने उसे हरा दिया। कोरिया हार गया और नेशनल टीम एक खिलाड़ी को भी नहीं हरा सकी। नेथन बर्नार्ड, मैच का MVP। भिखारी जनता ने अहले वतन को याद किया, कैसे कोरियन एस्पर्स ने एक पूरा दौर पर राज किया था। कोच ने सोचा कि बहुत सारे डंजन्स क्लियर करने के बावजूद भी उन्होंने नए जमाने के साथ कदम नहीं मिलाए। हार पूरे तौर पर कुचलने वाली थी कोच बैक जेहो के लिए। ये उस मुल्क के लिए एक बदनामी थी जिसने सिमोन योप और बैक जेहो जैसे पैदा किया था। उसने पूरी हार के सामने रेलिंग पकड़ ली। कमेंटेटर्स ने माना कि मजबूत टीम का सामना करने के बावजूद भी खेल दुखी करने वाला था और उन्होंने जनता के निराश होने की कल्पना की। ऑनलाइन संदेशों ने मैच के नतीजे पर जनता के गुस्से को दिखाया। ऑनलाइन आलोचना जारी रही। लोग पूछ रहे थे कि कोच 7 हीरोज में से एक क्यों नहीं खेला। भिखारी ने हूटिंग की और गालियां दी, नई नेशनल टीम की मांग करते हुए, कहते हुए कि बैकह्योन ही उनका एकमात्र खिलाड़ी है। एक दर्शक ने चिल्लाकर कहा कि उसने ऐसा मैच देखने के लिए पैसे नहीं दिए थे। बैक जेहो 7 हीरोज में से एक ने खाली गेम पॉड्स देखे और घबराहट का इजहार किया। नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पर उसका तीसरा गेम भी हार के साथ खत्म हुआ। खिलाड़ी ने मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट किया, बैटलफील्ड से अपना कनेक्शन खत्म करते हुए। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे दर्शक कह रहे हैं कि ह्योन के अलावा सब रिप्लेसेबल हैं।
फिर उसने सवाल किया कि क्या कोरियन एस्पर्स की मशहूर इरादा शक्ति और ताकत अब बीती हुई बातें हैं। कोच गैलरी में चलते हुए बोला कि उनका मानसिकता और स्किल लेवल कम है और बेहतरीन लोग तो बहुत पहले ही चले गए। फिर उसने नतीजा निकाला कि बेहतरीन लोग इसलिए चले गए क्योंकि वो मर चुके थे। उसने गैलरी के बीच में चलना बंद कर दिया। फिर उसने आह भरी और योब का नाम लिया। जेहो ने ऊपर देखा। दीवार पर लगे हुए पुरानी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा कि अच्छा होता अगर उसका दोस्त अभी भी जिंदा होता। दरवाजे पर कोई आया और उसे सूचित किया कि उसे इंटरव्यूज के लिए जाना चाहिए। जवान आदमी ने सलाह दी कि सब इंतजार कर रहे हैं। कोच ने चेतावनी सुनकर आह भरी। उसने सहमत होकर कहा कि वो जाएगा और अपने साथी नागरों से माफी मांगेगा। फिर उसने जवान आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे कोच बनाया। जेहो ने मुड़कर कहा कि इस टीम से वो जीत नहीं सकते, वो बहुत कमज़ोर हैं और सही मानसिकता नहीं रखते। उसके असिस्टेंट ने तर्क दिया कि वो तो ज़्यादा देर से कोच भी नहीं बना है और ये तो बस शुरुआत है। लेकिन आदमी ने कहा कि उसे इंटरव्यू के दौरान अपना इस्तीफा देना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ चलते हुए बोला कि जब तक स्योमन योप इस दरवाजे से नहीं आता ये उसके लिए मुमकिन नहीं था और अगर वो चला गया तो नेशनल टीम सच में बेउम्मीद हो जाएगी। कोच ने खुद को यकीन दिलाया कि वो इस मौके को नहीं खोना चाहता। फिर उसने तय किया कि उसे इस बार सच में इस्तीफा देना चाहिए। अचानक उसकी जैकेट की जेब में फ़ोन बजने लगा। कॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की थी और उसने सोचा कि क्या वो उसे सिखाने के लिए है। उसने कॉल उठाई और प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या उसने खबर सुनी। जेहो ने जवाब दिया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम हार गई और मुल्क की बेइज्जती की। लेकिन प्रेसिडेंट ने इनकार किया और कोच ने पूछा कि फिर क्या बात है। खबर सुनकर चौंकते हुए कोच ने पूछा कि उसने क्या कहा। आसमान से एक पोर्टल से तेज रफ्तार से एक शख्स गिरा। वो शख्स एक रौनकदीन चौक के बीच में उतरा। उतरने के प्रभाव ने आसपास के लोगों को चौंका दिया। ग्वांगवामुन स्क्वायर में लोग चिल्लाए कि एडमिरल यी सुन शिन और किंग सेजोंग द ग्रेट की मूर्तियों के पास आसमान से कोई कवच में गिरा है। तीसरी मूर्ति उस एक आदमी की थी जिसने अपने 6 साथी हीरोज को अपने आप को कुर्बान करके बचाया था। और टूटी हुई मूर्ति के बेस पर बैठा हुआ था खुद स्योमन योप, जबकि जनता उसे रिकॉर्ड कर रही थी। आसपास के लोग उसका नाम पुकारकर यकीन दिलाने लगे कि ये सच में स्योमन योप है। प्रेसिडेंट ने फोन पर चिल्लाकर पूछा कि क्या वो बहरा है और क्यों नहीं समझ रहा कि वो क्या कह रहा है। अपनी प्रतिष्ठा की मूर्ति के सामने हीरो ने अपना सर उठाना शुरू किया। फिर प्रेसिडेंट ने बड़ी खबर का ऐलान किया, स्योमन योप जिंदा वापस आ गया है। एक फ्लैशबैक में स्योमन योप अकेला साए के प्राणियों के झुंड का सामना करता है। वो राक्षसों में से एक के जोरदार हमले को अपनी ढाल से रोकता है। अनगिनत दुश्मन उसकी तरफ दौड़ते हैं, हमला करने को तैयार। फिर वो आने वाली जंग के लिए तैयार होता है। साए के प्राणी उसे गौर से देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डंजन के दरवाजे आखिरकार उसके पीछे बंद हो जाते हैं। वो तस्दीक करता है कि डंजन के दरवाजे बंद हो गए हैं। अकेला वो राक्षसों की फौज और उनके मालिक का सामना करता है। फिर वो आने वाली जंग के लिए तैयार होता है। डंजन का मालिक ऊपर से उसे देखता है। फिर वो उन्हें आवाज देता है कि वो मौत तक लड़ें। अचानक एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर बैठ गया। वो हवा के लिए हाँफता है, बेड के किनारे बैठा हुआ। एक औरत कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि आखिरकार वो जाग गया। वो हाथ सर पर ले जाता है, पूछता है कि वो कहाँ है। नर्स उसे सूचित करती है कि वो हॉस्पिटल में है और पूछती है कि वो कैसे महसूस कर रहा है। वो उसे मिली जानकारी पर कन्फ्यूजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर उसे ये जानकर धक्का लगता है कि साल 2021 है, 2005 नहीं। उकसाकर वो उससे प्रश्न करता है, कहता है कि उसने अंतिम डंजन में 2005 में प्रवेश किया था। औरत कहती है कि उसे मौजूदा स्थिति के बारे में व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। फिर वो टेलीविजन चलाती है और उसे देखने के लिए कहती है। एक न्यूज़ एंकर दिन की खबर पेश करना शुरू करता है जिसमें स्योमन योप पर रिपोर्ट है। रिपोर्ट में घोषणा की जाती है कि 7 हीरोज का सरदार 17 साल बाद जिंदा वापस आ गया है। पत्रकार रिपोर्ट करता है कि वो आसमान से गिरा और बेहोश पाया गया, लेकिन कम चोट के साथ। खबर में यह भी जिक्र है कि बीते 17 सालों में उसने बुढ़ापे के निशान नहीं दिखाए। एक्सपर्ट्स को शक है कि घटना एक स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से हुई। रिपोर्ट खत्म होने के बाद वो प्रश्न करता है कि क्या सच में 17 साल बीत गए। उसके लिए तो कुछ दिन पहले ही 2005 था। नर्स तस्दीक करती है और इशारा करती है कि इसीलिए बाहर बड़ा हंगामा है। फिर वो खिड़की की तरफ मुड़ती है और चेतावनी देती है कि रिपोर्टर्स उसके आने से बाहर खड़े हैं। वो पत्रकारों के झुंड को देखता है और अफसोस करता है कि 17 साल बाद भी कुछ चीजें नहीं बदली। फिर वो आईना मांगता है और नर्स कहती है कि वो लाएगी। वो उसे आईना देती है और पूछती है कि क्या ये मुनासिब है। वो आईने में देखता है और समझता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बुझा। वो सोचता है कि वो 47 साल की उम्र में ऐसा नहीं दिख सकता और प्रश्न करता है कि क्या ये सच में उसकी दुनिया है 17 साल बाद। फिर अचानक एक एहसास उसे आता है। वो बेचैन होकर अपने सारे पैसे के बारे में पूछता है। नर्स समझाती है कि उसके वसीयत के मुताबिक सब कुछ एक बच्चों के फंड
फंड को दान कर दिया गया, जिस पर वो बेचैन हो जाता है। फिर वो अपने घर के बारे में पूछता है और वो उसे सूचित करती है कि वो सियोमुन यॉप्स हाउस नाम के एक म्यूजियम बन गया। अगला वो अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है जो एक चैरिटी ऑक्शन में बेच दी गई। वो खबर पर बिल्कुल उदास हो जाता है। फिर वो नतीजा निकालता है कि वो म्यूजियम में नहीं रह सकता और अब वो बेघर और बेपैसा है। सियोमुन यॉप अफसोस करता है कि अगर उसे पता होता तो वो कुछ खुद के लिए रख लेता। नर्स उसे दिलासा देती है, कहती है कि कोई भी उसे नहीं छोड़ेगा और श्री बैक जयहो ने पहले ही उनसे संपर्क किया है। वो चेतावनी देती है कि उसने कहा है कि वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचेगा। वो सहमत होता है और नर्स कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ देगी। उसे कुछ चाहिए तो घंटी बजाने के लिए कहती है। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं कर पाता। वो तय करता है कि वो बाद में जयहो से डिटेल्स पूछेगा और अभी के लिए वो अपनी शारीरिक सेहत चेक करेगा। फिर वो अपनी स्कैनर आंख की क्षमता एक्टिवेट करता है। ये क्षमता जिसने उसे दुनिया का सबसे मजबूत बनाया, किसी लक्ष्य की जानकारी का विश्लेषण और दृश्य में लाने की अनुमति देती है। वो न सिर्फ मौजूदा क्षमताओं को देख सकता है बल्कि भविष्य में जागने वाली कोई भी डॉर्मेंट शक्तियों का भी पता लगा सकता है। इसके शुक्रिया वो किसी से भी तेज विकसित हो सका। इस तरह वो अपने करियर की शुरुआत में ही डंजन रेड्स का नेतृत्व कर सका। उसे याद आता है जब एक जवान आदमी ने उसे भीख मांगी थी कि वो उसे अपना शागिर्द बना ले। वो जवान आदमी जयहो था, जो बाद में 7 हीरोज में से एक बन गया। सियोमुन यॉप ने उसका विश्लेषण किया और सोचा कि वो एक फेलियर है, लेकिन उसे पता चला कि उसके शागिर्द में सुपर हाई डेवलपमेंट पोटेंशियल है। फिर वो उसे स्वीकार करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वो जिंदा रहने का वादा नहीं कर सकता और जवान आदमी अपनी बेहतरीन कोशिश करने का वादा करता है। वापस वक्त में वो अपनी एट्रीब्यूट्स का विश्लेषण करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड वैसे ही हैं। फिर वो देखता है कि उसकी मेंटालिटी 110 पर है। वो सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इंसानी स्किल लेवल की सीमा 100 है। इसके अलावा वो अपने स्टेटस में कुछ और देखता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास एक नई क्षमता है जो पहले नहीं थी, अमृता। वो सोचता है कि इतनी ताकतवर क्षमता कैसे मौजूद हो सकती है। ये सोचे कि नई क्षमता से खास परिस्थितियों में विकसित होती हैं। फिर वो अनुमान लगाता है कि शायद उसने इसे अपनी आखिरी डंजन की जड़ाई में हासिल किया। आवाज़ की तेज़ आवाज़ उसे तोड़ देती है जब वो इसके अर्थ पर विचार कर रहा होता है। वो आवाज़ की तरफ मुड़ता है, सुनकर किसी का उससे यॉप कहना। दरवाजे पर बैक जेहो अचानक प्रकट होता है। सियोमुन यॉप अपने सामने खड़े आदमी को देखता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो जेहो है। आंखों में आंसू लेकर जेहो कहता है कि वो सच में वापस आ गया है। यॉप कमेंट करता है कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। जेहो आंसू पूछता है और जवाब देता है कि इसलिए क्योंकि सब कुछ शांति से रहा है। बाद में छत पर यॉप पूछता है कि क्या अभी तक उसने रोना बंद नहीं किया। जेहो उसे कहता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि आंसू तो निकल ही आते हैं। लेकिन यॉप जवाब देता है कि वो अभी भी जवान है और इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यॉप फिर विषय बदलता है और पूछता है कि क्या उसने अपना वादा निभाया। जेहो पूछता है कि वो कौन सा वादा था। यॉप उसे उसकी जीवनी याद दिलाता है और उसका दोस्त आखिरकार याद करता है। फिर वो समझाता है कि उसने एक गोस्ट राइटर को हायर किया जो फैंटेसी नॉवेल्स के लिए मशहूर है। और यॉप पूछता है कि क्या कहानी उसके अंडे से निकलकर शुरू होती है। किताब के अलावा एक डॉक्यूमेंट्री और फिल्म ने उसे एक तरह के धार्मिक देवता में बदल दिया और बुरा प्लॉट्स के बावजूद भी सब कुछ वायरल हो गया और फिल्म दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर हिट रही। सियोमुन यॉप सीधे सीधे पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी दिल की बात कहता है कि उसने सोचा था वो डंजन में मर गया, लेकिन 17 साल बाद हॉस्पिटल में जाग उठा। और हालांकि वो जानता है कि वो बेहोश नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना मुश्किल है। और बड़ी बात यह है कि उसने दुनिया बचाई, लेकिन अब वो गरीब और बेघर है। जेहो उसे दिलासा देता है, कहता है कि दोस्त यही काम के लिए होते हैं और वो पैसे के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ है। यॉप कमेंट करता है कि वो सच में बड़ा हो गया है और पूछता है कि क्या उसने पैसे कमाए और पिछले 17 सालों में बिजनेस शुरू किया। उसका दोस्त समझाता है कि उसने डंजन से इनाम के पैसे कमाए और एक आदमी कितना खा सकता है और आराम कर सकता है इसकी सीमा होती है। वो प्रश्न करता है कि उसका जैसे एक बेवकूफ़ आदमी बिजनेस चलाकर कबाह क्यों नहीं हो गया। जेहो मानता है कि उसने भी यही सोचा था, इसलिए उसने एक प्रोफेशनल को हायर किया जो सब कुछ संभाले। यॉप फिर पूछता है कि क्या वो अब बेरोजगार है, लेकिन वो इनकार करता है, कहता है कि उसके पास नौकरी है। जिज्ञासु वो पूछता है कि उसका दोस्त क्या करता है। जेहो जाहिर करता है कि वो एक कोच है, नेशनल टीम का हेड कोच। यॉप पूछता है कि उसने वो इतनी धीमी आवाज़ में क्यों कहा और प्रश्न करता है कि वो कैसे कोच है, लेकिन जेहो उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वो अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें एक मैच है और अपने दोस्त से देखने के लिए कहता है। यॉप फ़ोन पर तस्वीरों को देखता है। वो प्रश्न करता है कि क्या वो डंजन्स नहीं हैं जिन्हें उन्होंने रेड किया था और क्या वो गायब नहीं हो गए थे, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि ये एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जिसे बैटल ग्राउंड कहा जाता है। जेहो समझाता है कि वर्चुअल रियलिटी डंजन्स बनाए जाते हैं और 2 टीम्स उस फील्ड पर खेल के लिए लड़ती हैं। जंग के बाद उन्होंने एस्पर्स का इस्तेमाल इस नए बिजनेस के लिए किया जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। वो कमेंट करता है कि ये तो बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा लगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे हैं जो 7 हीरोज़ के बराबर होंगे और बैटल ग्राउंड वर्ल्ड कप रैंकिंग एक मुल्क की गौरव की बात है। यॉप फिर पूछता है कि कोरिया की रैंकिंग क्या है। जेहो प्रश्न पर चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या उसका दोस्त बुढ़ापे में बहरा हो गया है और कोरिया की रैंकिंग के बारे में प्रश्न दोहराता है। यॉप तर्क करता है कि क्योंकि कोरिया के पास बहुत से मजबूत एस्पर्स थे, उनकी रैंकिंग ऊंची होनी चाहिए। सच कहूं तो वो कहना शुरू करता है कि कोरिया लास्ट पोजीशन पर है और यॉप का कप लेज से गिर जाता है। दोनों कुछ पलों के लिए चुप हो जाते हैं। यप मुड़ता है और सीधे सीधे पूछता है, क्या
जब एक बड़ा बुरा गायब हो जाता है तो जो उसे हराता है वो अगला बुरा बन जाता है। गाड़ी के अंदर सियोमुन येप बैक जेहो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है। बैक जेहो कहता है कि इसलिए उनका मुल्क बैटल ग्राउंड में एक कमजोर मुल्क बन गया, जिससे येप प्रश्न करता है कि ये कैसे मायने रखता है। सियोमुन येप फिर अनुमान लगाता है कि जंग के बाद ऊंचे दर्जे वालों को एस्पर्स से डर लगना शुरू हो गया। सोचते थे कि उनको चैलेंज किया जाएगा और नतीजा निकलता है कि वो कभी नहीं बदलते। जयहो जारी रखता है, कहता है कि इसलिए बैटल ग्राउंड पर पाबंदी लगी और मुल्क चाहता था कि सब मजबूत एस्पर्स को कंट्रोल करें, खुद उसे भी। और येप कहता है कि वो सोच सकता है कि क्या हुआ, इसलिए वो मानता है कि सब मजबूत कोरियन एस्पर्स विदेश चले गए, या तो खिलाड़ी बने या कोच। बैक जेहो हाँ में सर हिलाकर तस्दीक करता है, कहता है कि उसने उन बदमाशों के पान तोड़ने चाहिए थे जो उनको पहले इस्तेमाल करना चाहते थे। येप उसे याद दिलाता है कि इसके बजाय उसने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स का सामना करने के लिए, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कैसे वो सबका फायदा उठा रहे थे। रियर व्यू मिरर में देखते हुए बैक जेहो का जिक्र करता है कि उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ा और खिलाड़ियों का एवरेज कम है। वो सियोमुन येप की तरफ मुड़ता है विषय जारी रखने के लिए, लेकिन सीधे सीधे ना से काट दिया जाता है। जयहो शिकायत करता है कि उसने उसे बोलने तक नहीं दिया, लेकिन येप पहले ही जानता है कि वो चाहता है कि वो बैटल ग्राउंड में हिस्सा ले, और बड़ा आदमी इस पर जोर देकर कहता है कि ये अपनी प्राइम में किसी के लिए बर्बादी है। सियोमुन येप जवाब देता है कि ये बर्बादी नहीं है और वो अब एस्पर के तौर पर जीना नहीं चाहता, जो जिंदगी उसने आखिरी डंजन में खत्म कर दी। लेकिन जयहो जोर देकर कहता है कि अब ये बस एक स्पोर्ट है। वो जवाब देता है कि उसने कभी जिम्मेदारी महसूस नहीं की और पूछता है कि क्या वो ऐसे इंसान जैसे लगता है जो दूसरों के लिए लड़ेगा। येप समझाता है कि एक जवान आदमी के तौर पर वो जिंदा रहने के लिए लड़ा और एस्पर बनने के बाद वो पहचान पाने के लिए जीता। और आखिर में वो पूछता है कि क्या वो अब बस अपने लिए नहीं जीत सकता। वो जारी रखता है, कह रहा मीडिया हेडलाइन से पागल हो जाएगी दुनिया के मुक्तिदाता के कोरिया बचाने के लिए वापस आने पर, और कैसे सब उसके आसपास उम्मीदें बनाएंगे। बैक जेहो फिर पूछता है कि क्या वो सच्चे दिल से बैटल ग्राउंड में दिलचस्पी नहीं रखता, और सियोमुन येप जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि उसे इससे नफरत है, क्योंकि एक सर्कस जैसे लगता है। एक आह के साथ जयहो कहता है कि वो समझ गया है और कुछ नहीं किया जा सकता। येप बस उसे चुपचाप देखता है, लेकिन बैक जेहो कहता है कि मुल्क के एस्पर्स की उम्मीद खत्म नहीं हुई, जिसे सियोमुन ये प्रश्न करता है कि उसका क्या मतलब है, और वो जवाब देता है कि उनके पास अभी भी उस जैसे एस्पर्स हैं। सड़क पर एक बिलबोर्ड बैक हियन की तस्वीर दिखाता है और येप कमेंट करता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर बैक जेहो जाहिर करता है कि वो उसकी बेटी है। येप चौंक जाता है हियन को 6 साल की उम्र में याद करते हुए, लेकिन जेहो उसे सुधारता है, कहता है कि 17 साल बीत गए हैं और अब वो 23 साल की है। वो इसे हल्के में लेने की कोशिश करता है, कमेंट करते हुए कि वो खूबसूरत है और 17 साल जल्दी निकल गए, अभी भी उसके बचपन के चेहरे के निशान दिखाई दे रहे हैं। जयहो बस येप से रुकने के लिए कहता है और वो माफी मांगता है। गाड़ी रात के आसमान के नीचे सड़क पर चल रही है। वो आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंचे, एक बड़ा आधुनिक घर। बैक जयहो की बीवी हन सुनशी जाहिर होती है और येप का नाम पुकारती है। वो उसका स्वागत करती है, कहती है कि वो आखिरकार इतने लंबे समय बाद वापस आ गया है, और वो जवाब देता है कि उसके लिए तो बस 1 हफ्ता हुआ है। सियोमुन येप मजाक करता है कि 1 हफ्ते में वो बहुत बूढ़ा हो गया है, और सुनशी हंसकर उसे बेवकूफ कहती है। वो अपने पति से कहती है कि उसे गाड़ी चलाने से थकान होगी, लेकिन वो कहता है कि ये कम से कम उस दोस्त के लिए था जिसे वो 17 साल से मरा हुआ समझ रहा था। जोड़े को देखते हुए येप सोचता है कि ये एहसास घर कर रहा है और वो सच में बच गया और वापस आ गया। उसे एहसास होता है कि वो एक शांति भरी दुनिया में है जहां न जंग है न डंजन्स, और अब उस घर के सामने खड़े हुए वो सोचता है कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करेगा। अभी के लिए वो तय करता है कि वो बस थोड़ा आराम करेगा और रिमोट कंट्रोल पकड़ता है। सोफा पर लेटा हुआ येप सोचता है कि क्या स्क्रीन पर कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ उसे चौंका देता है। वो बैठ जाता है, देखता है कि वो स्टेयर्स टू हेल का रिपीट देख रहे हैं और खुश हो जाता है, आखिरी एपिसोड के बारे में जिज्ञासु। मुट्ठियां बंद करके वो ऐलान करता है कि यही है। फिर येप ऐलान करता है कि यही वजह है जिसके लिए वो बचा। बैक जयहो कमरे में दाखिल होता है और उसे सुनता है ऐलान करते हुए कि वो सीरीज के अंत तक देखने जा रहा है, बहुत सारे स्नैक्स के साथ। वो आगे जोड़ता है कि वो 2005 से छूटे सारे शोज देखेगा, जिसे जयहो आइडिया से चौंक जाता है। जयहो उसके पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या वो सच में घर पर बैठेगा और सारे शोज देखेगा जो उसे छूट गए। येप उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो जो चाहे करे, और दूसरा मजबूरन सहमत हो जाता है। लेकिन बैक जयहो पर्दा खोलता है, कहता है कि रिपोर्टर्स दिन से बाहर हैं और जब तक उसे नहीं देखेंगे चले नहीं जाएंगे। येप फिर सोफा से उठकर देखने जाता है। खिड़की की दूसरी तरफ रिपोर्टर्स का बड़ा झुंड है। वो मुड़ता है, उन्हें परेशान करने वाले लीचेस कहता है। एहसास करते हुए कि उसके पास कोई चॉइस नहीं, वो सोफा से उठ जाता है और आखिरकार सियोमुन येप जेहो को रिपोर्टर्स को अगले दिन के लिए इकट्ठा करने का आदेश देता है। वो जोड़ता है कि वो उन्हें इकट्ठा करेगा और उन्हें अपनी जिंदगी से निकल जाने के लिए कहेगा।
अगले दिन एक बड़े बिल्डिंग में कैमरास प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने की फ्लैश करते हैं। सियोमुन यॉप और बाइक जे हो स्टेज पर चलते हैं, जबकि रिपोर्टर्स कमेंट करते हैं कि वो शांत लग रहा है और इवेंट की उम्मीद से जल्दी शुरू हो गया। एक घोषक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का ऐलान करता है जब यॉप फ्लैशों का सामना करता है। माइक्रोफोन पकड़कर वो अपना परिचय देता है, कहता है कि जैसे सब देख सकते हैं वो वापस आ गया है और स्थिति उसके लिए उतनी ही जिज्ञासु है जितनी उनके लिए। उसकी बाजू में जे हो देख रहा है, राहत महसूस करते हुए, विश्वास करते हुए कि इस बार वो स्थिति को ठीक तरीके से संभाल रहा है। लेकिन यॉब जारी रखता है, कहता है कि वो बिल्कुल भी आभारी नहीं है और सब अपने सवाल पूछ सकते हैं और फिर उसकी जिंदगी से निकल जाएं। जेहो को एहसास होता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला और ऐलान करता है कि वो सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। अंतिम डंजन से कैसे वापस आए इस पर पूछा गया तो सियोमुन यॉब जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है और वो बस हॉस्पिटल में जाग उठा। अगला, वो पिछले 17 सालों की यादों के होने से इनकार करता है, कहता है कि दूसरे हीरो से उसका कोई संपर्क नहीं था और वो अपनी संपत्ति वापस लेने का इरादा नहीं रखता। वो अगले सवाल के लिए कहता है और एक रिपोर्टर की तरफ इशारा करता है जो अपना हाथ उठा रहा है। आदमी पूछता है कि क्या उसने कोच बाइक जे हो के बारे में सुना। यॉब तस्दीक करता है कि हाँ। फिर रिपोर्टर उसे प्रश्न करता है कि क्या उसके पास बैटल ग्राउंड प्लेयर बनने की कोई योजना है। रिपोर्टर्स का झुंड इस सवाल के बारे में सुसुराना शुरू कर देता है। बाइक जे हो बस देख रहा है जब वो प्रश्न जिसका वो इंतजार कर रहा था आखिरकार पूछा गया। सियोमुन यॉब जवाब देता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रिपोर्टर फिर उसे वजह के बारे में प्रश्न करता है। वो बस कहता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आदमी उसे भड़काता है, पूछता है कि क्या वो आत्मविश्वास की कमी है। स्क्रीन पर सियोमुन यॉप इशारा करता है और जवाब देता है कि वहां एक ही चीज की कमी है, जो उसके सर के बाल हैं। वो कहता है कि बैटल ग्राउंड मजेदार नहीं लगता और वो उनके मनोरंजन के लिए क्लाउन की तरह काम नहीं करेगा। यॉप आशा करता है कि सबकी जिज्ञासु शांत हो गई है, क्योंकि वो अब कोई परेशानी नहीं चाहता। फिर वो उन्हें अलविदा कहता है। जब वो जाने के लिए मुड़ता है, बाइक जेहो सबकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कोई उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है कि वो जाने से पहले एक और सवाल पूछ ले। वो जिक्र करता है कि जेराल्ड वॉकर नाम के खिलाड़ी ने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो उसके स्तर पर नहीं है और पूछता है कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। सियोमुन यॉप कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है और बस नाम जेराल्ड वॉकर दोहराता है। रिपोर्टर समझाता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का मशहूर खिलाड़ी है जिसे टैंकर पोजीशन का प्राइड के तौर पर जाना जाता है। यॉप फिर पूछता है कि क्या वो सबसे मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन आदमी जवाब देता है कि ऊपर 3 बड़े खिलाड़ी हैं, फ्रांस से नेथन बर्नार्ड, आयरलैंड से रॉय मायर और जर्मनी से डैनियल मांस। रिपोर्टर स्पष्ट करता है कि वॉकर एक बहुत स्किल्ड खिलाड़ी है, लेकिन टॉप 3 में रैंक्ड नहीं। सियोमुन यॉप आह भरता है, कहता है कि वो समझ गया है कि 17 साल बीत गए हैं। फिर वो मुड़ता है और वॉकर के लिए संदेश भेजता है कि इतना घमंड न करे अगर वो टॉप 3 में भी नहीं है। और वो आगे कहता है कि अगर वो बैटल ग्राउंड की जगह लड़ना चाहता है तो उसे खुद से आकर मिलना चाहिए। फिर वो अपनी उंगली उठाता है और ऐलान करता है कि वो उसे खुद बैकयार्ड में गाड़ देगा। कहीं और प्रसारण एक बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा रहा है। प्लेयर एजेंसी के सीईओ जैकरी वुड वॉकर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने वो सुना। एक हाथ रिमोट कंट्रोल को क्रश कर देता है। आदमी वॉकर जैकरी वुड का नाम पुकारता है और आखिरकार वो उन्हें आदेश देता है कि वो तुरंत कोरिया के लिए जेट तैयार करें। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक ऑफिशियल मैच का ऐलान किया गया। बाइक जेहो फोन पर प्रश्न करता है कि वो इतनी अचानक ये कैसे कर सकते हैं। सियोमुन यॉप शोर की शिकायत करता है और बाइक जेहो से बाहर जाने के लिए कहता है, जो बाद में सहमत हो जाता है। सियोमुन यॉप शिकायत करता है कि वो टीवी नहीं सुन सकता और पूछता है कि क्या हो रहा है। बाइक जेहो फिर उसे 2 हफ्ते में मैच के बारे में सूचित करता है। वो बस जवाब देता है कि उसे परवाह नहीं। बाइक जेहो उसे दोष देता है, जेराल्ड वॉकर का नाम लेते हुए। सियोमुन यॉप पूछता है कि वो व्यक्ति कौन है। बाइक जेहो उसे याद दिलाता है कि वही है जिसे उसने बैकयार्ड में गाड़ देने का वादा किया था। सियोमुन यॉप आखिरकार याद करता है। वो जारी रखता है, कह रहा है आदमी उसके पब्लिक ह्यूमिलिएशन से गुस्से में आ गया, लेकिन सियोमुन यॉप को लगता है कि आदमी छोटे दिल का है। बाइक जेहो समझाता है कि क्योंकि वो सियोमुन यॉप से नहीं लड़ सकता, वो कोरियन टीम से बदला लेगा। सियोमुन यॉप प्रश्न करता है कि टीम का उससे क्या लेना देना और दूसरे आदमी को अजीब कहता है। बाइक जेहो बस अपने सर पर हाथ रखता है। फिर वो अपने साथी से उम्मीद रखने के लिए कहता है कि वो उसकी जगह मजा करेगा। सियोमुन यॉप अचानक बैठ जाता है और नेशनल टीम के मैच के बारे में पूछता है। फिर वो प्रश्न करता है कि क्या ह्योन वहां होगी, क्योंकि वो नेशनल टीम की खिलाड़ी है। कहीं और बैकहियन घर पहुंचती है और अपनी मां को अपने आने की सूचना देती है। सियोमुन यॉप अचानक काउच पर चौंक जाता है। कहीं और हियन की मां उसका स्वागत करती है, हैरान कि वो जल्दी पहुंच गई। हियन समझाती है कि उसे सुनते ही वो जल्दी से आ गई अंकल योप से मिलने के लिए, उसे बैठना चाहती थी। फिर वो पूछती है कि उसका चचा कहाँ है और उसकी माँ जवाब देती है कि वो लिविंग रूम में है। सियोमुन योप काउच से उनका स्वागत करता है। हियन उसे देखती है, फिर वो उसकी तरफ दौड़ती है और उसे काउच पर गिरा देती है। वो शिकायत करता है कि उसने ऐसा हलाक कर दिया, लेकिन हियन बस कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो वापस आ गया।
सियोमन योप उसका सर थपथपाता है, इकरार करते हुए कि उसे डर था कि शायद वो उसे भूल गई होगी। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी नहीं भूल सकती, उसे याद दिलाते हुए कि वो हमेशा उसे मिठाइयाँ लाता था जो उसके माँ बाप मना करते थे। वो कमेंट करता है कि वो इतनी तेज बढ़ गई, और हियन जवाब देती है कि वो अब 23 की हो गई है। हियन पूछती है कि क्या वो ऑफिशियल मैच के लिए वापस आया, लेकिन वो कहता है कि वो उसे देखने आया है और मैच सेकेंडरी है। वो बात करने के लिए काउच पर उसके करीब झुकती है। फिर हियन पूछती है कि क्या ये सच है कि वो बैटलफील्ड खेलना नहीं चाहता। सियोमन यॉप प्रश्न करता है कि क्या जेहो ने उसे समझाने के लिए भेजा, और विषय को हटाते हुए कहता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है। हियन जोर देती है कि वजह जानने के लिए, लेकिन सियोमन यॉप जवाब देता है कि उसके चचा के पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वो उसकी बाजू पकड़ती है और पूछती है कि क्या एक नर्म भीख भी काम नहीं आएगी, लेकिन वो संभावना से इनकार करता है। हियन कहती है कि वो बदल गया। सियोमन यॉप जवाब देता है, दावा करते हुए कि वही बदले हैं। वो मुड़ जाती है, याद करते हुए कि वो पहले सब कुछ करता था जो वो चाहती थी, लेकिन वो जवाब देता है कि तब वो सिर्फ मिठाइयाँ मांगती थी। हियन वापस उसकी तरफ मुड़ती है। फिर वो उसे लीग में एक अवतार वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ आने के लिए कहती है। सियोमन यॉप प्रश्न करता है कि अवतार क्या होता है। वो टीवी की तरफ देखता है और जाने की अनिच्छा व्यक्त करता है। हियन भीख मांगती है, समझाती है कि उसका बाप नहीं आ सकता क्योंकि वो व्यस्त है। सियोमन यॉप आखिरकार हाँ में हाथ धो बैठता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो जवाब देती है, वो देख लेगा। कोरियन बैटलग्राउंड एसोसिएशन पहुंचकर उन्हें दरवाजे पर स्वागत किया जाता है। एक स्टाफ मेंबर उन्हें एक तकनीकी गैलरी से आगे आने के लिए आमंत्रित करता है। सियोमन यॉप और बैक हियन दो स्टाफ मेंबर्स के पीछे चलते हैं। आदमियों में से एक हियन को सूचित करता है कि वो उसकी अवतार वेरिफिकेशन से शुरू करेंगे, और वो सहमत हो जाती है। सिस्टम फिर हथियार और कवच वेरिफिकेशन करता है, अवतार को सिंक्रोनाइज करते हुए। हियन हेलमेट पहनती है और कनेक्शन शुरू करती है। फिर उसका अवतार वर्चुअल स्पेस में मटेरियलाइज होता है। कंट्रोल रूम से सियोमन यॉप हियन की दरख्वास्त पर गौर से देख रहा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो अपनी हरकतों की जांच के लिए एक राक्षस मांगती है, और उसके सामने एक बड़ा भेड़िए जैसा प्राणी जाहिर होता है। यॉप स्क्रीन पर मुकाबला देखता है और प्रश्न करता है कि क्या ये मुमकिन है। स्टाफ मेंबर समझाता है कि बैटल ग्राउंड एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जो सब कुछ रिक्रिएट करता है। सियोमन यॉप कमेंट करता है कि सिमुलेशन लगभग हकीकत जैसा है। फिर वो तय करता है कि वो देख लेगा कि हियन असल में कितनी अच्छी है। प्राणी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। राक्षस फिर उसकी तरफ कूदता है, लेकिन हियन एक प्रति हमला के लिए अपनी छड़ी तैयार करती है। वो बचने के लिए हवा में कूद जाती है। उसकी छड़ी प्राणी की गर्दन के गिर्द लपेट जाती है। एक खींचने के साथ वो उसे दूर फेंक देती है। हियन हाथ में तलवार और कटार लेकर प्राणी की तरफ बढ़ती है। फिर वो एक ऐसा प्रहार करती है जो राक्षस को आधा काट देता है। वो अपने हमले के नतीजे का निरीक्षण करती है। सिस्टम ऐलान करता है कि अवतार सिंक वेरिफिकेशन पूरा हो गया और कनेक्शन खत्म किया जा सकता है। हियन मुस्कुरा जाती है। सिमुलेशन से बाहर वो सियोमन यॉप के पास दौड़ती है और पूछती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। वो कहता है कि उसे अभी भी बहुत आगे जाना है, और हियन उसे ट्राई करने के लिए चैलेंज करती है। सियोमन यॉप इनकार करना शुरू करता है, लेकिन वो उसे तोड़ देती है। कहती है कि ये बस उसके लिए एक अवतार बनाना है। वो समझाती है कि उसने उसकी ताकत के बारे में सुना है, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना चाहती है। हियन जारी रखती है, कहती है कि जब आखिरकार वो इतनी बड़ी हो गई कि वो उसे लड़ते हुए देख सके, वो पहले ही चला गया था। फिर वो उसे गौर से देखती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सियोमन यॉप आह भरता है और सहमत हो जाता है। वो उसकी दरख्वास्त पर बस एक बार टेस्ट करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे हियन बहुत खुश हो जाती है। स्टाफ मेंबर फिर करीब आता है और पूछता है कि क्या सियोमन यॉप भी टेस्ट करेंगे। आदमी समझाता है कि आम परिस्थितियों में अवतार टेस्ट से पहले उसे उसकी सभी एट्रीब्यूट्स नापनी पड़ेंगी, लेकिन स्टाफ मेंबर कहता है कि क्योंकि ये ऑफिशियल मैच नहीं है, वो सीधे टेस्ट पर जा सकते हैं। सियोमन यॉप पूछता है कि क्या वो जैसे हैं वैसे प्रवेश कर सकते हैं। आदमी समझाता है कि वो खाली हाथ और अपने ट्रैक सूट में होगा। फिर वो सलाह देता है कि सियोमन यॉप एक हथियार ले ले, जबकि दो आदमी मुश्किल से एक भाला और ढाल लेकर आते हैं। सियोमन यॉप सामग्री पकड़ता है, उसे अलग और बहुत हल्का महसूस होता है। स्टाफ मेंबर समझाता है कि ये बैटल ग्राउंड के लिए स्टैंडर्ड है। वो कहता है कि ठीक है और टेस्ट चेंबर में प्रवेश करता है। सियोमन यॉप कहता है कि सिर्फ बर्छी काफी होगी और उन्हें शुरू करने के लिए कहता है। सिमुलेशन के अंदर वो वर्चुअल डंजन में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है और ट्राई करने का फैसला करता है। सिस्टम सियोमन यॉप के डेटा को स्कैन करती है और उसका अवतार बनाना शुरू करती है। स्टाफ मेंबर पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकता है। सियोमन यॉप फिर टेस्ट रूम की वर्चुअल रेप्लिका में मटीरियलाइज होता है। वो कमेंट करता है कि एहसास डंजन पोर्टल से गुजरने जैसे ही है। स्टाफ मेंबर तस्दीक करता है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे, और हियॉन उसे शुभकामनाएं देती है। स्ट्रेचिंग करते हुए वो हियॉन के सामने आए राक्षस जैसा एक राक्षस मांगता है, और स्टाफ मेंबर सहमत हो जाता है।
फिर एक बटन दबाया जाता है और एक प्राणी अरीना में मटीरियलाइज होना शुरू करता है। बड़ा प्राणी उसके सामने जाहिर होता है और सियोमन योप उसे सलाबुने पहचानता है। वो नोट करता है कि ये थोड़ा अलग है और स्टाफ मेंबर समझाता है कि ये एक खास राक्षस है जिसे सिर्फ ऑरा से हराया जा सकता है। आदमी जोड़ता है कि उन्होंने सलाबुने के मुमकिन सबसे मजबूत वर्जन बनाने के लिए सारे उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल किया। सलाबुने उसके खिलाफ आगे बढ़ता है, लेकिन सियोमन योप हमले से बच जाता है। फिर वो प्राणी को गौर से देखता है। सियोमन योप बर्छी बेकार समझकर उसे अलग फेंक देता है। फिर वो पोजीशन लेता है और एक ही प्रहार राक्षस की तरफ चलाता है। कंट्रोल रूम में हियोन और स्टाफ मेंबर इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे हैं। स्टाफ मेंबर प्रश्न करता है कि क्या उसने राक्षस को माथे पर फ्लिक करके हरा दिया, लेकिन सियोमन योप फीट को हल्का दिखाता है। कंट्रोल रूम में आदमी कमेंट करता है कि सलाबुने इतने आसान नहीं होते। सियोमन योप उन्हें एक और विपक्षी भेजने के लिए कहता है ताकि वो कुछ टेस्ट कर सके। एक नया प्राणी मटेरियलाइज होता है और वो एनवायरनमेंट को अपने टेस्ट के लिए बेहतरीन पाता है। वो शिकायत करता है कि राक्षस इतना मजबूत नहीं था कि उसे गर्म कर सके और पूछता है कि क्या कुछ और नहीं है जो वो कर सकता है। एक आवाज उसे दुनिया का बेहतरीन एस्पर कहता है और सियोमन योप विदेशी भाषा सुनकर मुड़ता है। कंट्रोल रूम में सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है और सब हैरान है कि क्या हो रहा है। स्टाफ मेंबर पैनल के जरिए स्थिति को कंट्रोल करने की बेचैन कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक चेतावनी रिपोर्ट करती है कि एक गैर मौजूदा एक्सटर्नल कनेक्शन अटेम्प्ट। आदमी फिर पैनल से पीछे फेंक दिया जाता है। अरीना में आग के दरमियान एक नया योद्धा कुल्हाड़ी और ढाल के साथ उभर कर आता है। नया आने वाला उतरता है और सियोमन योप से पूछता है कि क्या लड़ने का आमंत्रण अभी भी मौजूद है। सियोमन योप चुपचाप उसे देखता है। योद्धा उसे भड़काता है, कहता है कि वो चुप रहा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो असल में दिखाई देगा। फिर वो ऐलान करता है कि वो वहीं साबित कर देगा कि 7 हीरोज का खिताब बस एक लेबल है। योद्धा तेज रफ्तार से सियोमन योप की तरफ आगे बढ़ता है। वो बस आते हुए हमले को देखता है। प्रहार जमीन पर लगता है जिससे ताकतवर प्रभाव होता है। अपनी ढाल टूटने पर योद्धा पूछता है कि उसका विपक्षी कहां गया। पीछे से एक आवाज प्रश्न करती है, पूछती है कि क्या वो डर गया। सियोमन योप अचानक जाहिर होता है और जवाब देता है, नहीं। फिर वो कहता है कि ये आखिरकार एक इज्जतदार टेस्ट होगा। अपनी बर्छी उठाने के बाद वो लड़ाई के लिए पोजीशन लेता है। 2 विपक्षी अरीना में दूरी से एक दूसरे को देखते हैं। कंट्रोल रूम में बैक हियोन पूछती हैं कि क्या हो रहा है। कोई उसे कहता है कि चिंता ना करें। कंट्रोल रूम का दरवाजा फिर खुलता है। हियोन और स्टाफ मेंबर प्रवेश की तरफ मुड़ते हैं। बैक जय हो दाखिल होता है और उन्हें सूचित करता है कि उन्होंने सब कुछ ऑथराइज कर दिया, इसलिए चिंता की कोई वजह नहीं। हियोन उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के तौर पहचानती हैं और उसे प्रश्न करती हैं, जबकि उसने कहा था कि वो व्यस्त होगा। बैक जय हो समझाता है कि उन्होंने पहले ही बात की थी, लेकिन खबर लोकल टीम तक नहीं पहुंची। पार्क जिनते एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस मॉस से पूछते हैं कि क्या इतना काफी है। एमा मॉस, जेराल्ड वॉकर की मैनेजर, गैर मामूली दरख्वास्त पर उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करती है। एक पास्ट सीन में बैक जय हो सियोमन योप के सामने खड़ा है एक टेबल भरी खाना के साथ। पार्क जिनते मुकाबले का निरीक्षण करता है। ये मौका सियोमन योप की बैटल ग्राउंड में दिलचस्पी को भड़का सकता है। अरीना में 2 योद्धाओं के हथियार तेजी से हिलते हैं। फिर सियोमन योप की बर्छी और जेराल्ड वॉकर की कुल्हाड़ी आपस में टकराती है। टक्कर का प्रभाव एरिया में ताकतवर दबाव पैदा करता है। सियोमन योप पीछे स्लाइडिंग करता है, अपनी हरकत को जमीन पर हाथ रखकर रोकता है। जेराल्ड वॉकर एक और हमला तैयार करता है। सियोमन योप हमले के बाद अपने विपक्षी का निरीक्षण करता है। फिर वो स्कैनर आंखों की क्षमता एक्टिवेट करता है। एक जानकारी स्क्रीन जाहिर होती है, जेराल्ड वॉकर के डेटा दिखाती है। विश्लेषण जाहिर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मैक्सिमम पर है, उसे एक टैंक रोल के लिए बेहतरीन बनाते हुए। सियोमन योप नतीजा निकालता है कि उसका विपक्षी दिखने से ज्यादा है। जेराल्ड वॉकर प्रश्न करता है कि वो बस उसे देख क्यों रहे हैं, लड़ने की जगह। मुस्कुराते हुए सियोमन योप उसकी ताकत को स्वीकार करता है। फिर वो अपने विपक्षी की क्षमता के बारे में सोचते हुए कुछ याद करता है। ये वही क्षमता है जो उसने हासिल की। इसलिए वो तय करता है कि वो इस नए दुश्मन के साथ हॉस्पिटल में मिली ताकत को टेस्ट करेगा। सियोमन योप अपनी बर्छी के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। जेराल्ड वॉकर हरकत का अनुमान लगाते हुए हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उसके चेहरे से कुछ इंच पहले ही अपना आगे बढ़ना रोक देता है। योद्धा सोचता है कि वो उस तक पहुंचने से पहले क्यों रुका। सियोमन योप बस उसे करीब से देखता है। फिर वो कहता है कि वो उसे कुछ मजेदार दिखाएगा। जमीन पर हाथ रखकर वो एक ऐसा प्रहार करता है जो आसपास की जमीन को तोड़ देता है। कंट्रोल रूम में हियोन अपने चाचा का नाम पुकारती है। जेराल्ड वॉकर प्रश्न करता है कि वो क्यों खड़ा रहा और हमले से बच नहीं गया। जेराल्ड वॉकर देखता है कि सियोमन योप ने हमले से ठीक पहले रुक गया, जैसे मरना चाहता हो। सियोमन योप प्रहार के प्रभाव को महसूस करता है। फिर एक भारी हमला जेराल्ड वॉकर को सीधे मारता है। वो प्रभाव के बल से पीछे
पीछे की ओर फेंका जाता है। अरीना का फर्श किसी वस्तु के धंसने से टूट जाता है। जेरल्ड वॉकर सोचता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसका विपक्षी तो मर जाना चाहिए था। धूल में कोई खांसता है। एक आवाज बेकार धुएं की शिकायत करती है जो इलाके को ढक रहा है। कंट्रोल रूम में सब कुछ समझे बिना दृश्य देख रहे हैं। जेरल्ड वॉकर पीछे मुड़कर देखता है, स्थिति को असंभव पाता है। सियोमन यॉप मलबे से बिना किसी नुकसान के उठ खड़ा होता है और पूछता है कि उसने क्या सोचा। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ मजेदार दिखाने का वादा किया था और अपनी अमरता की क्षमता का खुलासा करता है। सियोमन यॉप पूछता है कि उसने क्या सोचा और क्या ये कूल नहीं था, जबकि स्क्रीन उसकी अमरता क्षमता दिखाती है। जेरल्ड वॉकर अविश्वास से पूछता है कि उस हमले से वो कैसे बच गया। वो समझाता है कि जीवन में वापस आने पर उसे एक नई विशेष क्षमता मिली, अमर हो गया और परीक्षण सफल रहा। सियोमन यॉप को पता चलता है कि उसकी चोटें भी अपने आप ठीक हो जाती हैं और निष्कर्ष निकालता है कि वे उस तरह से नहीं लड़ सकते। फिर वो कंट्रोल रूम में स्टाफ मेंबर को बुलाता है जो कॉल से चौंक जाता है। वो समझाता है कि अंतिम डंजन से बचने के लिए मिली क्षमता के कारण वो मर नहीं सकता, जिससे स्टाफ मेंबर हैरान रह जाता है। सियोमन यॉप क्षमता के उपयोग को अनुचित मानता है और पूछता है कि क्या इसे ब्लॉक करने का कोई तरीका है। आदमी पुष्टि करता है कि ये मुश्किल नहीं है। फिर वो अपनी अमरता को ब्लॉक करने के लिए कहता है और स्टाफ मेंबर पैनल के माध्यम से विशेष क्षमता को निष्क्रिय कर देता है। जेरल्ड वॉकर बातचीत सुन लेता है। सियोमन यॉप कहता है कि वो बस क्षमता का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि ये उसकी पहली बार थी। वो उसे भड़काता है, कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका विपक्षी हार के बहाने के रूप में अमरता का उपयोग न करे। जेरल्ड वॉकर अपने हथियार की पकड़ कसता है और टूटे हुए फर्श पर आगे बढ़ता है। वो अपनी बर्छी और ढाल जमीन पर फेंक देता है। टिप्पणी करता है कि उसके विपक्षी के घमंड के बारे में अफवाहें सच हैं। लेकिन सियोमन यॉप हवा में बर्छी पकड़ लेता है और दावा करता है कि वो अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत है। जेरल्ड वॉकर कहता है कि वो उसका फैसला खुद करेगा और उसे खड़े होने के लिए कहता है ताकि वो और बहानों के बिना लड़ सकें। झुककर सियोमन यॉप उसे सवाल करता है, कहता है कि उसे पहले शीर्ष 3 को हराना चाहिए। सियोमन यॉप जारी रखता है, कहता है कि उसने सुना है कि वो शीर्ष 3 में भी नहीं है। जेरल्ड वॉकर एक प्रहार के साथ आगे बढ़ता है और सियोमन यॉप पूछता है कि क्या उसने संवेदनशील जगह पर चोट पहुंचाई। योद्धा फिर हवा में उछल पड़ता है। वे अपने हथियारों से प्रहारों की तेज श्रृंखला का आदान प्रदान करते हैं। बर्छी और कुल्हाड़ी से बीच टकराव जारी रहता है। एक प्रहार के बाद वो जमीन पर उतरता है और महसूस करता है कि उसका विपक्षी गायब हो गया है। फिर सियोमन यॉप उसके पीछे प्रकट होता है, कहता है कि वो वहीं है। जेरल्ड वॉकर तेजी से मुड़ता है। सियोमन यॉप अपने कंधे के ऊपर से अपनी बर्छी की नोक से हमला करता है। प्रहार सीधे उसके चेहरे पर लगता है। जैसे ही जेरल्ड वॉकर हवा में पीछे हटता है, सियोमन यॉप अपनी बर्छी तैयार करता है। वो पहचानता है कि उसका विपक्षी सीमित दृष्टि के साथ भी तेजी से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन फिर वो तय करता है कि लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। वो अगली चाल के लिए ध्यान केंद्रित करता है और एक ही गति से वो बर्छी को बहुत तेज गति से फेंकता है। फेंकी गई बर्छी जनरल वॉकर की ढाल पर जोर से लगती है। फिर हथियार अरीना के दूसरी ओर दीवार के खिलाफ फट जाता है। सियोमन यॉप मुस्कुराते हुए मुड़ता है। जनरल वॉकर जमीन पर उतरता है, अपनी ढाल पर झुका हुआ। वो देखता है कि बर्छी ने आखिरी पल में दिशा बदल ली, अपने विपक्षी के नियंत्रण के स्तर को पहचानते हुए। सियोमन यॉप फिर बस अपनी बाहें फैलाता है और अपनी जीत की घोषणा करता है। लेकिन जनरल वॉकर घुटने टेकता है और कहता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो कहता है कि उसने जानबूझकर चूक किया। उसका विपक्षी बस उसे देखता रहता है, समझ नहीं पाता। सियोमन यॉप उसे सलाह देता है कि वो छोटी ढाल पर स्विच करे और टिपिकल टैंक की तरह व्यवहार करना बंद करे। वो जारी रखता है, समझाता है कि वो सुझाव दे रहा है क्योंकि ढाल से उसकी दृष्टि का क्षेत्र अवरुद्ध हो गया है। जनरल वॉकर अपने दृष्टि क्षेत्र का जिक्र सुनकर प्रतिक्रिया देता है। सियोमन यॉप अनुमान लगाता है कि उसने लड़ाई के दौरान चारों ओर देखने के लिए अधिक समय पाने के लिए वो ढाल चुनी, लेकिन वो समझाता है कि ये रणनीति कुशल विरोधियों के खिलाफ एक नुकसान है जो इसका फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए वो सुझाव देता है कि लंबे समय में उसके लिए छोटी ढाल पर स्विच करना बेहतर होगा। जनरल वॉकर पूछता है कि क्या वो सिर्फ उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सियोमन यॉप जवाब देता है कि सुझावों के बावजूद भी वो जीत नहीं पाएगा। जनरल वॉकर फैसला करता है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कंट्रोल रूम में सब उसके फैसले को मॉनिटर पर देख रहे हैं। बैक जय हो यकीन नहीं कर पाता कि यॉप ने उसे सुझाव दिए, क्योंकि वो पहले से ही एक कठिन प्रतिद्वंदी है। सियोमन यॉप जाने के लिए मुड़ता है, कहता है कि उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया और उसे देखने के लिए शो बाकी हैं। फिर वो जनरल वॉकर को संबोधित करता है जो उसे घूर रहा है। एक इशारे से सियोमन यॉप उसे सिखाने के लिए कंसल्टिंग फी मांगता है। जनरल वॉकर भुगतान करने के लिए सहमत होता है, लेकिन एक शर्त रखता है। सियोमन यॉप उससे पूछता है कि शर्त क्या होगी। फिर वो 2 हफ्तों में होने वाले ऑफिशियल मैच में एक नई लड़ाई की मांग करता है। सियोमन यॉप प्रस्ताव को ठुकरा देता है, कहता है कि उसे बैटल ग्राउंड या पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जेरल्ड वॉकर उसे पकड़ता है और उसकी भागीदारी के लिए उसे कुछ भी चाहिए की पेशकश करता है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहता है। योद्धा करीब आता है और उसे आश्वासन देता है कि अगली बार अलग होगा।
वो जोर देकर कहता है कि सेओमुन अब अपनी शक्ति बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन वो जवाब देता है कि फैसला उसका है। दोनों अरीना में गतिरोध में एक दूसरे को देखते हैं। कंट्रोल रूम में टीम केवल तनावपूर्ण चर्चा को देख रही है। पार्क जिनतेई चुपचाप दृश्य देखता है। मुस्कुराते हुए वो तय करता है कि वो स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग करेगा।